नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस हफ्ते कैसा रहा बाजार में किस तरह की चाल रही, कौन से सेक्टर ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया और अगले हफ्ते इस आधार पर आपको बाजार किस स्तरों पर है यानी इंडेक्स स्तरों पर और इसके साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति कैसी रखनी चाहिए और क्या आपको स्ट्रेटजी अगले हफ्ते के लिए बनानी चाहिए, ये सभी इस शो में हम आपको बताएंगे। यही नहीं, इस शो में भी हम आपके सवालों को शामिल करते हैं, तो अपने सवाल आप YouTube पर पूछिए। हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। YouTube पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है ये बताइए, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है इसकी जानकारी दीजिए और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये भी जरूर बताइए और इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। तो याद रखिए, जिन लोगों ने कल यानी कि गुरुवार को सवाल पूछे थे उनके जवाब आज दिए जाएंगे और जिन लोग आज सवाल पूछेंगे, आज जो आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका जवाब कल की तैयारी शो में सोमवार को दिया जाएगा। तो अपने सवाल पोस्ट कीजिए और इन सब के बीच में मैं जरा बाजार का एक चेक ले लेता हूं। तो निफ्टी देखिए, 108 अंकों की तेजी आज निफ्टी में हमें देखने को मिली और 25,100 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग ली। बढ़िया क्लोजिंग कही जाएगी। जिस तरह से पूरे हफ्ते बाजार ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, लगातार एक कंसिस्टेंट लेवल पर जो अपवर्ड ट्रेंड्स नजर आए, उसमें देखिए क्लोजिंग के दिन भी यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार क्लोजिंग 25,114। बैंक निफ्टी में लगभग 150 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली और 54,800 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। दोनों इंडेक्स पर अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इन ब्रॉडर मार्केट को देखें तो यहां पर भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आया। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो बीएल आज लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व यानी बजाज ट्विंस भी आज हरे निशान में बंद हुए। हिंडाल्को, श्रीराम फिनांस, आयशर मोटर्स में 1.5 से 2% तक की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव कहां रहा? इटर्नल निफ्टी का टॉप लूजर, 2% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली। एचयूएल यहां पर लगभग 1.5% गिरता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। तो ये तमाम जो काउंटर्स रहे वो जाहिर सी बात है कि एक तरह से दबाव में नजर आए और इन सब के बीच में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आए। 1434 शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1386 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। जरा दिस वीक मार्केट, मतलब मार्केट ने इस पूरे हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन किया वो चार्ट भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो दिस वीक मार्केट में आप देखिए, पूरे हफ्ते अगर हम इंडेक्स स्तरों पर बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो आप देखेंगे 1.5% चढ़ा निफ्टी। बैंक निफ्टी में लगभग 1.5% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 2%, स्मॉल कैप में भी लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो आप देखेंगे कि आईटी जो था वो लगभग 4.5% का रिटर्न देता नजर आया। एफएमसीजी लगभग 0.5%, मतलब यहाँ पर मुनाफा वसूली का इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी लगभग 1.5% चढ़ा। निफ्टी फार्मा भी 2% चढ़कर बंद हुआ। तो ये तमाम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस, एनर्जी और बाकी शेयरों को भी, सेक्टर्स को भी आप देख रहे होंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर आप जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के, माफ कीजिएगा, गौरांग शाह, और हमारे साथ nimesh-thakur.com से निमेश ठाकर साहब भी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गौरांग सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। शायद ही इस पूरे हफ्ते की अगर हम चाल को देखें बाजार की, कोई ऐसा सेक्टर था जो कि अछूता रहा हो जिसने पॉजिटिव मोमेंटम नहीं, कम या ज्यादा सबने पॉजिटिव रिटर्न दिया। यहां से बाजार एक तरह से आशावादी नजरिया देता है, एक ऑप्टिमिज्म लाता है। आप आने वाले हफ्ते में किन सेक्टर्स को कहीं ना कहीं बेहतर होता देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहां से बड़े खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी, आपका 18 स्वदेश के दर्शकों को, आपको सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आपने जो शब्द का प्रयोग किया
आशावादी, तो बाजार में आशावादी होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में आशावादी नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। निराशावादी होकर के बाजार में आएंगे तो मेरे ख्याल से आपके हाथ निराशा ही लगेगी। क्षेत्र पर कौन से क्षेत्र होंगे, तो हमने इस हफ्ते कई बार हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमने सकारात्मक नजरिया, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, सीमेंट, कुछ हद तक सरकारी बैंक्स और कुछ हद तक धातु क्षेत्र। आने वाले हफ्ते में अगर आप हमें पूछते तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और उसके साथ साथ सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र होंगे जो मेरे ख्याल से लोगों की नजर में रहेंगे। और जिस प्रकार से आज जो खबरें आई हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर के, कुछ कंपनियों को जिस प्रकार से ऑर्डर मिला है, प्रशांत भाई, ये जो सिलसिला है ऑर्डर मिलने का, ये यहाँ पर थमने वाला नहीं, ये आने वाले कई सालों तक आपको आते हुए दिखेगा। और इस ऑर्डर बुक के ऊपर कामकाज करते हुए के नतीजे भी सकारात्मक आएंगे, ऐसा हमारी मानना है, हमारा धारणा है हमारी। और मैं मानता हूं कि ये आज पिछले 7 दिनों से जो लगातार ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं शेयर बाजार में, अगर हम 25,175, 25,200 अगले हफ्ते सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को इस स्तर को हम पार जाकर जाते हैं प्रशांत भाई, तो मेरा ये मानना है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली करके बैठे हैं, शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और सहारा देंगे हमें ऊपर लेके जाने के लिए, जिसके आधार पर हम शायद 25,300 और 25,500 तक जाने की संभावना रखते हैं। ये एकदम से नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर होंगे। और मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कुछ और सकारात्मक खबरें आ जाती हैं तो ये बाजार को और सहारा देगा। बाजार और सेक्टर पर नजरिया इस वक्त आता हुआ। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं अपनी चर्चा में, और यूट्यूब पर जो ढेर सारे सवाल आपके आए हुए हैं उनको अपनी चर्चा में लेकर आते हैं। राजेश जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। जयपुर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है, बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की है इन्होंने, 460 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। निमेश जी बताइए क्या सलाह बन रही है बिरला सॉफ्ट पे 460, 460 की बाय? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बिरला सॉफ्ट के अंदर बना है, थोड़ा एक वीकर स्ट्रक्चर है, बट हालांकि जिस तरह से ऐसे आईटी स्पेस हम लोग देख रहे हैं और आईटी इंडेक्स यहाँ पर खड़ा है, मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। डाउन साइड यहाँ से मुझे बिरला सॉफ्ट के लिए कम लग रही है। मेरा मानना है कि अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो आप डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट को होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ मेरा मानना है कि 360, 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, ऐसे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। टेक्निकल बाउंस आने के चांसेस ज्यादा है, और अगर बाउंस आता है तो मिनिमम ऊपर में 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, तो इसलिए मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड दे उसको, तो ऊपर में 450 के चांसेस बन रहे हैं। तो फिलहाल बिरला सॉफ्ट के अंदर मेरा होल्ड का व्यू है 6 से 8 महीने के नजरिए से। तो होल्ड करने की 4 से 8 महीने के नज़रिए से आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। एक सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है और ये राजन चौधरी का है, बस्ती उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। संवर्धना मदरसन पे राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने जो ख़रीदारी की है वो 105 के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है। गौरांग सर, लॉन्ग टर्म का नज़रिया क्या करना चाहिए? जानदारी, ये ऑटो क्षेत्र की एंसिलरी कंपनी है, यानी कि ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी का ज्यादातर कारोबार विदेशों में रहा है और थोड़ा बहुत केंद्रित है अमेरिका में और यूरोप में। अब जिस तरीके से घोषणा इस क्षेत्र को लेकर के और टैरिफ को लेकर के आई है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन अब विपरीत बयान आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और संभावना है कि शायद अक्टूबर के अंत तक, यानी कि अगले महीने के अंत तक, या फिर नवंबर के महीने में जो वाद विवाद है भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के, वो सुलझा जाएगा और ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। अगर नजरिया लंबी अवधि का है, एक डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा प्रशांत भाई, के जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अब आते हैं
संवर्धन मदरसन सुमी के ऊपर। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहने की हम राय देंगे। और जिस तरीके से पूरा ऑटो क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उसका एक सकारात्मक प्रतिबिंब जो होता है प्रशांत भाई, वो ऑटो एंसिलरी पर पड़ेगा, क्योंकि बिना पुर्जे के तो आप वाहन बना नहीं सकते और बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे ये कंपनी बनाती है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अवधि के नजरिए से आपको बने रहने की यहां पर सलाह है। चलिए अगला सवाल मुन्ना सिंह का लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस निमेश जी बता देता हूं 421 की, और यहां पर नुकसान इनको होता हुआ क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से रेलवे स्टॉक के अंदर हम लोगों ने पिछले टाइम मूवमेंट देखा था, एक करेक्शन का फेज चल रहा है। और पर्टिकुलरली अगर रेल विकास निगम की बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक डाइवर्जेंस हुआ है और ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल, अर्ली साइन ऑफ सिग्नल जो है वो देखने को मिले हैं। आपका हायर एंड 420 के आसपास आपकी बाइंग प्राइस है, अभी 340 चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये लेवल से एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल मिल चुका है। तो यहाँ से आपको बाय रिकमेंडेशन में करता हूँ। एवरेज की स्पेस हो तो एवरेज कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप होल्ड करके रखें। मेरा मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक में ऊपर में 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी 400 रुपए के लेवल आता है तो आपका एक एवरेज कॉस्ट भी नीचे आ जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो व्यू बुलिश है मेरा यहाँ से। मैं आपको इधर होल्ड और एवरेज की सलाह देता हूँ करंट लेवल से। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 310 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां मेंटेन कीजिए, रणनीति भी आपको बता दी गई। अगला सवाल जाहिर इकबाल का है, पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। एनएमडीसी पे राय जानना चाहते हैं गौरांग सर, और इनकी बाइंग प्राइस इंटरेस्टिंग है, 75 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। ये धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और धातु क्षेत्र पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती है उसका असर पड़ता है प्रशांत भाई। पहले तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। मेरा ये मानना है कि जो सुधार की उम्मीद है या अपेक्षाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, वो शायद आने वाले कुछ तिमाहियों में आपको आती हुई दिखी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि स्थानीय मार्केट में जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है और जिस प्रकार से पुराने ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास हो रहा है, उसके आधार पर धातु क्षेत्र की जो मांग है, चाहे वो फेरस मेटल हो या नॉन फेरस मेटल हो, उसमें वृद्धि होने की संभावना है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है एनएमडीसी में तो बने रहे। अवधि का नजरिया एनएमडीसी में बने रहने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। महेश पाटिल जी का सवाल लेते हैं। शोलापुर से इन्होंने सवाल पूछा है। यूनो मिंडा पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1268 की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं और लगभग यहाँ पर फायदे में हैं क्योंकि 1268 की इनकी खरीदारी है। निमेश जी क्या करना चाहिए? आपने एक ऑलरेडी स्टॉक के अंदर रनअप आ चुका है, इसके बाद एंट्री ली है। मेरा मानना है कि अगर आपका थोड़ा लंबा नीचे गया है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 800 रुपए से 1300 रुपए की वन साइडेड देख ली है पिछले एक के अंदर। तो वोलेटिलिटी आएगी, पर अगर आपका लंबा नीचे गया है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। बट शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें तो जिस तरह से ओवरव्यू चार्ट दिखा रहा है या आज के सेशन के अंदर जिस तरह हम लोगों ने देखा कि अच्छे मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट कितनी गया है, तो वोलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। तो अगर आप वोलेटिलिटी को जो है डाइजेस्ट नहीं करोगे तो स्टॉक के अंदर और भी करेक्शन आ सकता है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आपको लंबा नजरिया है तो होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो ही बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। संजय सिंह का सवाल लेते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। अशोक लेलैंड इनके पास है और इनकी बाइंग प्राइस 128 की है, फिलहाल फायदे में है, लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं गौरांग सर। काफी लंबे समय से प्रशांत भाई अशोक लेलैंड पर हम कवायद करते हुए आए हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो इसका दाम हुआ करता था कुछ सालों पहले करीबन 40-45 के आसपास। उस समय से खरीदारी की राय निरंतर रही है। हाल ही में इस कंपनी ने बोनस दिया था, एक पे एक बोनस दिया था। ये एडजस्टेड भाव है। ये कंपनी केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, लाइट, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल। इनकी एक साझा कंपनी भी है स्विच मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल बनाती है। दोनों तरफ अच्छे ऑर्डर्स इनके पास हैं और आने वाले भविष्य में काफी नए मॉडल्स
खास करके लाइट और मीडियम जो वेटेज के होते हैं वहां पर ये लॉन्च करेंगे। बहुत ही बेहतर नतीजे इन्होंने दर्शाए थे, न तो सिर्फ इस वर्ष के पहली तिमाही में, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में भी काफी अच्छे नतीजे आए। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, निश्चिंत होकर के बने रहे। अवधि का नजरिया, निश्चिंत होकर बने रहने की सलाह, बुलिश नजर आते हुए गौरांग सर अशोक लेलैंड पे। मनोज पटेल का सवाल लेते हैं। इंडियन होटल इनके पास है और इनकी बाइंग प्राइस है 810 रुपए की। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है। क्या करना चाहिए इंडियन होटल में, निमेश जी? देखिए, इंडियन होटल के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने स्टॉक के अंदर मूवमेंट करी थी, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में नजरिया है वो बुलिश ही है। और चार्ट के अंदर भी अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है 21 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास। ऊपर में 785 785 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, पर 785 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में मैं मानता हूँ कि एक अच्छा रन देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग फेस्टिव सीजन के बीच में है, मैं इंडियन होटल के अंदर आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 765 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 785 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूँ कि ऊपर में 810 रुपए तक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म नजरिया पुलिस है 765 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल के अंदर होल्ड की राय। 765 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करने की सलाह। लाल सिंह जी का सवाल लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस गौरांग सर 58 रुपए के आसपास की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देखिए प्रशांत भाई, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि आईआरबी इंफ्रा पर कवरेज नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्र पर एक टिप्पणी कर देता हूँ, अगर ये थोड़ी बहुत सहायता करते हैं सिंह साहब को। तो देखिए, अभी मैं बात कर रहा था, निर्माण कार्य, नए ढांचे खड़े हो रहे हैं, पुराने ढांचे को दुरुस्त करने के लिए आधुनिकीकरण हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत। अ, हमारी जो कवरेज है वो सीमित है पीएनसी और एचजी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। देखना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा कि आईआरबी इंफ्रा की ऑर्डर बुक की परिस्थिति क्या है, वो किस रन रेट से उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। लेकिन क्षेत्र अच्छा है, उतना मैं बिल्कुल कह सकता हूं। इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूं। ठीक है, तो ये है राय। आईआरबी इंफ्रा पे निमेश जी आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, आईआरबी इंफ्रा में जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले भी ये लेवल से अराउंड 42 के आसपास है। हम लोगों ने एक अच्छा रनअप देखा था ऊपर में 55 तक का। तो चांसेस यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि जिस तरह से सेक्टर और जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप पिछले एकदम शॉर्ट टर्म के अगर चार्ट देखें तो काफी बार अगर मैं बात करूं तो 28 अगस्त को एक बड़ा रेड कैंडल बना था जहां पर 42 का एक सपोर्ट लिया था, और उसके बाद ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ से होपफुली चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आ जाए, पर अभी कोई सिग्नल नहीं मिला है। मेरा मानना है कि अगर 44 45 के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल कंफर्म होगा, और शॉर्ट स्टॉक के अंदर ऊपर में 50 से 55 तक की जगह जो है वो बन रही है। तो फिलहाल होपफुली है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल बनेगा, अच्छा सपोर्ट ले रहा है। बट व्यू जो है वो भी कोई फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इंडिकेट नहीं है, बट यहाँ से चांसेस ऐसे है कि स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। पर राय यूट्यूब पर कुछ सवाल और आ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। शंकर पटवारी जी का सवाल है, काफ़ी परेशानी में है। शक्ति पंप पे राय जानना चाहते हैं गौरांग सर, और इन्होंने बताया कि इन्होंने 1172 रुपये में पहले ख़रीदारी की थी, उसके बाद उसे बेच के करते करते वो एवरेज अब 995 पे लाए हैं, लेकिन फ़िलहाल नुकसान झेल रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। नज़रिया 2 साल का लेकर चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी दिक्कत वही है कि कवरेज नहीं है, लेकिन कुछ टिप्पणी कर देता हूँ, शायद इनकी सहायता मैं कर सकूं हमारी टिप्पणी को लेकर के। तो पहले तो ये कंपनी काफी मशहूर कंपनी है जहां तक सिंचाई का सवाल आता है, खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों में। बहुत ही बेहतरीन रनअप इसने इस कंपनी ने मेरे ख्याल से 600 650 रुपए से करीबन 1000 1100 के ऊपर के स्तर देखे, और फिर वहां से नीचे की तरफ आए। कारण वजह तो मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो उसके ऊपर मैं बात कर सकूं, लेकिन इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, और इनके प्रोडक्ट जो हैं अलग अलग श्रेणी में जो ये पंप्स या मोटर पंप्स बनाते हैं और इनकी जो बिक्री होती है, वो मार्केट शेयर काफी अच्छा है। इसके आधार तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा प्रशांत भाई।
बताएं निमेश, शक्ति पंप आपको कैसा लगता है? देखिए, शक्ति पंप के अंदर बेसिकली जिस तरह से हम लोग एक बड़ा रन चल रहा है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का टाइम करेक्शन का प्रेस चल रहा है। अगर बात करें तो नीचे की तरफ जो 770-800 रुपए का एक जो जोन है, एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से हम लोगों ने देखा है स्टॉक में बाउंस देखने को मिला है। आज के सेशन में भी अगर देखिए तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6% की एक अपमूव देखने को मिली विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो ये कंफर्म करता है कि ये अच्छा सपोर्ट एरिया है। आपकी बाइंग प्राइस जो है 900 के आसपास की है, 950 के आसपास की। तो मेरा मानना है कि स्टॉक यहाँ से एक रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। और रेंज की अगर बात करें तो नीचे में 800, ऊपर में 1000, 1050। तो अगर आपका पोस्टिंग प्राइस के आसपास आता है तो वहां पर मैं आपको राय दूंगा कि आप कुछ पोजीशन कम कर दीजिएगा। जब तक ये स्टॉक 1050 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी मूव आने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये रेंज के अंदर ही घूमेगा, तो बेटर है अभी फिलहाल होल्ड कीजिए और आपके एवरेज प्राइस के आसपास आप क्वांटिटी को कम कर दीजिए। 1050 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा उसके बाद ये लोग फ्रेश नया मोमेंटम देखेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक करेक्शन मोड में ही रहेगा, एक रेंज के अंदर रहेगा। चलिए, तो ये है राय, ये विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। बहरहाल इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे और तमाम सवाल जो हैं वो आज आप छोड़ते जाइए, हम सोमवार को उनके जवाब देंगे। फिलहाल बढ़ते अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो गौरांग सर, आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो आज हमने जो क्षेत्र चुना है, दोनों ही विकल्प वित्तीय क्षेत्र से। एक है निजी क्षेत्र की बैंक और एक है मजबूत एनबीएफसी जो दक्षिण भारत स्थापित। तो मजबूत एनबीएफसी के रूप में श्रीराम फाइनेंस काफी समय से पसंद आता है और जिस प्रकार के नतीजे आए और जिस प्रकार से कारोबार की टिप्पणी मैनेजमेंट ने आने वाले भविष्य को लेकर के की है, खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। बुनियादी दर के आधार पर 775 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प जो है वो निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक, और दिग्गज बैंक मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र की जो 2-3 बैंक है वो थोड़े दायरे में चल रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में रुझान बेहतर होगा। एक्सिस बैंक पसंद आता है प्रशांत भाई, 1250 के लंबी अवधि के लिए यहाँ पर लक्ष्यांक। चलिए, तो एक्सिस बैंक और श्रीराम फाइनेंस पसंद आता हुआ गौरांग सर को। निमेश, आप बताइए आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, मेटल्स स्टॉक में हम लोग काफी अच्छी एक मोमेंटम देख रहे हैं और हिंदुस्तान जिंक का एक काउंटर है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो 200 दिन की एवरेज का एक ब्रेकआउट मिला है। पिछले 2 दिनों से एक अच्छा बाइंग देख रहे हैं, विथ वॉल्यूम देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि रिलेटिवली जिस तरह से सिल्वर और अदर मेटल्स कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 550 का लगाना है और ऊपर में मानता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर 480 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक पसंद आता हुआ इस वक्त निमेश को। शुक्रिया करेंगे निमेश, बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। कल की तैयारी में अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, हम सोमवार को उनके जवाब देंगे। देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।